So hello everyone and welcome to this video. So in this video we will be share our experience of chemistry department. So देखो I am from the physics department और सभी यहाँ पर जो मेरे दोस्त बैठे हैं ये सब chemistry departments हैं. सबको पहले मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा और आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि जो आपका जो chemistry department ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसे होता है, बेसिकली जो एडमिशन प्रोसीजर है या फिर अब जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, कैसी आपकी लैब्स रहेंगी, क्या क्या आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है और क्या आपका बेनिफिट है, क्या आप यहाँ से स्कोप है कि आप यहाँ से अगर एमएससी करते हो इन केमिस्ट्री तो बेसिकली आपको आगे चल के क्या बेनिफिट्स होंगे, यहाँ के टीचर्स का जो एटीट्यूड है, क्योंकि बोला जाता है कि जो ड्यू के जो टीचर्स होते हैं भाई हेल्प करने में बहुत अच्छे हैं बट बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं. तो उससे मतलब कि जो भी सारी मतलब जो भी एक्सपीरियंस है ना वो हम आपसे शेयर करने वाले. अगर आपने मतलब कि एमएससी में एडमिशन ले लिया केमिस्ट्री में तो आप वीडियो देख लेना, आप बता देना हम सही बता रहे हैं तो वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना. और अगर आप अभी एडमिशन की सोच रहे हो तो फिर तो आपके लिए मतलब कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. यस, Myself, Sarvesh Gupta. I'm Nihant. माय नेम इज़ अक्षित. लैब्स भी बता देना साथ में लैब्स एंड हाँ, मैं इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन का हूँ. मैं भी इनऑर्गेनिक का ही स्पेशलाइजेशन. My name is Nikhil and I am from Haryana. My name is Abhishek Sharma and I am from Organic. Hi guys, my name is Hanya and I am from Organic Specialization. Myself Anuj Yadav from Haryana. Myself Dimple from Organic Specialization. Myself Khushi, I am from Organic Specialization. हाँ. सो देखो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन सबका नाम जान लिया होगा, बाकी जब आप यहाँ पर आओगे आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक तो आप सब पास आउट ही हो जाओगे, ठीक है. और अगर आपको यहाँ पर पीएचडी अगर आपको करता है तो शायद आपको ये मतलब कि आपके जो सीनियर्स है वो आपको मिल जाए, ठीक है. बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कंसल्ट करके आपको आंसर भी बता दूंगा. चलो हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहली हमारी चीज़ रहेगी वो रहेगा कि आपने डिपार्टमेंट ऑफ जो केमिस्ट्री है यहाँ से एमएससी करने का आपको मन में क्वेश्चन कहाँ से है, आपने सोचा कैसे कि चलो हमें यहाँ पर एडमिशन लेना है. Okay. So guys, okay, so I have to be very honest. तो यहाँ पे मेरा ऐसे डिसीजन पहले नहीं था that I'll come to department, but eventually I got department और मेरा डिसीजन जो था वो बहुत सही निकला because here faculties are very good और यहाँ पे seniors भी बहुत ज़्यादा अच्छे जिसके से आप बहुत अच्छे प्यार से मतलब बहुत अच्छे से interact कर सकते हो. So overall it is a good experience. So department आने का obviously अचानक ही बन गया था बट अब यहाँ आ गए हैं तो ओवरऑल इट इज़ एवरीथिंग लाइक इज़ गुड. मेरा था भाई प्लान 11th क्लास से था भाई, मतलब डिपार्टमेंट में आने का तो बिल्कुल नहीं था. IIT दिल्ली जाने का था बट रैंक उतनी अच्छी नहीं आई तो यहाँ पे आ गया CUT PG देके. हाँ तो मतलब काफ़ी अच्छा था. IIT के बाद मतलब NITs भी हैं बट दिल्ली में घर है मेरा तो हाँ तो प्रेफर ड्यू करना चाहिए. अगर आपको मतलब ड्यू नहीं चाहिए तो NIT वारंगल वगैरह बढ़िया हैं पर वो दूर पड़ती हैं. फिर अगर आप दिल्ली से हो तो अगर दिल्ली में हो तो फिर ड्यू प्रेफर करना चाहिए. बाकी मेरा तो मन 11th क्लास से ही था कि मतलब मेरे को BSc करनी है, MSc करनी है. एक ने ग्रुप में मेरे से पूछा भी था, किसने मेरी जेई की रैंक पूछी थी कि कितनी रैंक आई है तो मेरी रैंक मतलब सही आई थी. तो पता नहीं बंदों को मिथ रहता है कि बंदे जो जेई में अच्छी रैंक आएगी या जिनकी रैंक जेई में जिनकी रैंक बढ़िया है वो बीटेक ही करते हैं. तो ऐसा नहीं है, मेरी आई थी बढ़िया. मैं BSc कर रहा हूँ, MSc कर रहा हूँ. आगे है स्कोप, मेरे को करनी है PhD. इंडिया से तो नहीं करनी जो सोची है, मतलब बेकार नहीं है बट बाहर से करने की सोची है अभी. बाकी देखते हैं गॉड्स प्लान में भी. सो इस तरीके से डिपार्टमेंट में आने का प्लान बनता है. तो आप भी मतलब किस तरीके से सोच रहे हो प्लान कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे हमारा आते हैं कि जैसे आप डिपार्टमेंट में सब आ गए थे तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था डिपार्टमेंट को देख के, या जो आप पहले सोच के आए थे कि ऐसा ऐसा सब कुछ होगा ये रहेगा. जैसे फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड ईयर अभी स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट ईयर पूरी जो फर्स्ट ईयर की जर्नी रही है उसमें क्या क्या ऐसे हाईलाइट्स पॉइंट है जो आप हाईलाइट करना चाहोगे कि ये चीज़ तो बिल्कुल ही अलग होगी, हम सोच के नहीं आए थे, या फिर कोई ऐसी गलतियाँ जो कि आपने फर्स्ट ईयर में की हो आप कहना चाहते हो कि ये हमने बाद में सीखा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, रिलेटेड टू एग्जाम, रिलेटेड टू योर मस्ती एंड रिलेटेड टू एवरीथिंग. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. चलो. सो गाइज बहुत ज़्यादा मिथ है यहाँ पे कि हाँ मतलब ड्यू जाएंगे ऑब्वियसली बहुत फेस्ट एंड ऑल अटेंड करेंगे. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप डिपार्टमेंट में आते हो तो डिपार्टमेंट का कोई ऐसे फेस्ट होता नहीं है. ऑब्वियसली आपको ही अगर कुछ इन्जॉयमेंट करना है तो आपको ही अंदर स्टूडेंट के साथ मिलके सारी चीज़ें प्लान करके करनी पड़ेंगी. और आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि आपने क्यों मतलब डिपार्टमेंट में आने के बाद आपने मतलब हाँ फर्स्ट इंप्रेशन. तो जब मैं डिपार्टमेंट में आई थी तो आई वॉज सो नर्वस. मेरा कोई ऐसे फ्रेंड था नहीं तो आई वॉज
ऑब्वियसली वेरी तो मुझे बहुत ऐसे अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा हो गया था कि मुझे अब जैसे तैसे एमएससी काटनी है, बट नहीं, इवेंचुअली आई गॉट मैनी फ्रेंड्स। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे हैं। और अगर आप धीरे धीरे टाइम देते हो इस चीज़ को तो बहुत अच्छा लगने लगेगा आपको भी। मास्टर्स मैं नहीं बोलूँगी इट्स ईजी, इट्स नॉट ईजी, यू हैव टू गिव सम टाइम ताकि सब चीज़ें ऐसे कोप अप हो सके, बैलेंस्ड हो सके। लेकिन आपको हर चीज़ों में टाइम देना पड़ेगा, यू हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम। और ओवरऑल इट इज़ गुड गोइंग, मतलब अभी 3rd सेमेस्टर में हूँ, सारी चीज़ें अभी अच्छी तरीके से चल रही। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे हम बीएससी में सोचते थे कैसे भी चल के कट गई, एमएससी ऐसे नहीं कटने वाली है। बीएससी में हम जैसे 1-2 दिन पहले पढ़ के भी प्रीवियस ईयर 10 ईयर कर लिया तो हो जाता था, लेकिन एमएससी में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, लैब्स अटेंड करनी पड़ेंगी, नोट टेकिंग करनी पड़ेगी साथ के साथ, और उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके एमएससी में अच्छी ग्रेड बन पाएगी, ऐसे नहीं चलेगा। और यहाँ पे एक कॉन्टीन्यूअस एवेल्यूएशन का सिस्टम चलता है, तो आपको डेली यहाँ पे लैब्स अटेंड करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में आए आपने एग्ज़ाम दे दिया हो गया, यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी नहीं होता है, तो कॉन्टीन्यूअस एवेल्यूएशन चलेगी आप। तो मतलब डी के बाकी कॉलेजेस में कैसा होता है बीएससी में मुझे नहीं पता, बट हमारे कॉलेज में सीधा सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते थे। इंटरनल्स पता नहीं कहीं होते हैं कहीं नहीं होते, बट जो मास्टर्स में है इंटरनल्स वो होंगे। तो इंटरनल्स मतलब आपके स्टार्ट करते 2 महीने बाद होंगे, तो वो 24 नंबर के होते हैं और 6 नंबर की होती है अटेंडेंस, तो आपके 30 नंबर के हो गए इंटरनल्स। हाँ, अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, उसके 6 नंबर होते हैं, ठीक है। और अगर ये लगे कि सीधा एग्ज़ाम के दिन ही पढ़ेंगे आखिरी एग्ज़ाम में, तो वो नहीं हो पाएगा भाई। फिर इंटरनल्स में अगर आपके 30 में से 5-6 मार्क्स आ जाएंगे ना, फिर आपकी बेकार है CGPA। तो इंटरनल्स के लिए मतलब पढ़ना ज़रूरी होता है। और अगर इंटरनल्स में आपके 30 में से 25+ अगर आपने बना लिए तो आपकी CGPA बहुत अच्छी बन जाएगी, ये पक्का है। तो इंटरनल्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और वो हमें ना पता नहीं चलता कि कब आ गए इंटरनल्स, वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में आते हैं, मतलब मज़े करते हैं, तो पता नहीं चलता एकदम से आ जाते हैं। क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम सबको पता होता है ड्यू के इसी टाइम होने, बट इंटरनल्स मास्टर्स में एक मेरे लिए नई चीज़ थी एक, तो वो नहीं पता था मेरे को, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई। बाकी तो पेपर तो भाई टफ आता ही है, कि पढ़ के ही होगा, बिना पढ़े तो नहीं होगा। सो इस तरीके से फर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब एक्सप्रेशन रहता है, इंप्रेशन रहता है, एक्सपीरियंस रहता है कि फर्स्ट ईयर में आपको ये चीज़ें रखनी चाहिए। बाकी हम बात करते हैं क्या क्या आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में, किस तरीके से आपको सिलेक्शन करना होता है क्लासेस का, और जो टाइम टेबल का रहता है, मीन्स जो शेड्यूल रहता है वो आपका किस तरीके से रहता है, हम उसकी बात करेंगे। कि ज़्यादा हेक्टिक है कि अगर बच्चा साथ में, फॉर एग्जाम्पल काफ़ी बच्चे UPSC के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो क्या वो साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर साथ में अगर कोई कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर कर सकते हैं क्या? तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में 3 हमारे कोर सब्जेक्ट्स थे और तीनों A और B पार्ट में डिवाइडेड थे। तो पहले अगर बात करें ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी थी, और दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़े थे, और फिज़िकल में हमारी क्वांटम केमिस्ट्री थी, और सेकेंडली हमारा मैथमेटिक्स पोर्शन था, और इनऑर्गेनिक में हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स था, और सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री था इनऑर्गेनिक का। तो एक्चुअली ऐसा रहता है कि अभी तो वैसे NEP आ गया है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ गए हैं, लेकिन अगर एक मेथड देखा जाए तो यही रहता है, फ्रॉम डे 1 हमें पढ़ना पड़ेगा, लास्ट में ऐसे जैसे मेरे फ्रेंड्स ने बता दिया है, लास्ट में कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। डे 1 से जो क्लास में होता है एक्चुअली उसी को आप घर जाके अगर रिवाइज़ कर रहे हो तो आपको अच्छी CGPA लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा तो यही सजेशन है, जो क्लास में पढ़ते हो उसको एक बार बुक से देख लो, बुक्स यहाँ पे टीचर्स रेफ़र कर देते हैं, बुक से देखो, क्लास के नोट्स को अच्छे से पढ़ो, और उससे आपकी CGPA बहुत अच्छी आ जाएगी। और नो डाउट्स यहाँ की फ़ैकल्टी भी इतनी अच्छी है कि जो क्लास में पढ़ाते हैं वहीं की वहीं समझ भी आ जाता है, और वहीं की वहीं याद भी हो जाता है, तो इतना कोई बर्डन नहीं आएगा। हाँ, हेक्टिक है, हेक्टिक इन द सेंस ऐसे है क्योंकि हम BSc में PYQs पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, तो BSc में VYQs पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, यहाँ पे नहीं रह सकते, तो इसलिए हमें पढ़ना तो डे 1 से ही पड़ता। ओके, सो इस तरीके से आपका शेड्यूल रहेगा, मतलब कि यहाँ पर जब आप आओगे क्लासेस का, लैब्स का। सो देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखो केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी लैब्स ही होती है, क्योंकि लैब्स मतलब कि ऑर्गेनिक में भी लैब, फिजिकल में भी, और आपकी इनऑर्गेनिक में भी, ठीक है। तो लैब्स में आपको मतलब क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, और किस तरीके का आपका एक्सपेरिमेंट का जो भी आपका एक्सपीरियंस रहता है, मतलब कितने एक्सपेरिमेंट करने होंगे, और क्या उसमें आपको हेल्प मिलती है। जैसे आपको मैंने अभी देखा था आपको लॉकर मिलता है साथ में, और पूरे जो फ्लास्क और ये सारा पूरा इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, अपैरेटस हो गया, वो आपको मिलता है। तो जो आपका लैब का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? लैब्स का थोड़ा सरप्राइजिंग था, लाइक मास्टर्स में आते ही लगा कि बहुत हेक्टिक लैब्स होंगे, थोड़ा एडवांस एक्सपेरिमेंट्स होंगे, बट फर्स्ट सेमेस्टर वाज वेरी इजी, क्योंकि वो रीज़न भी है
क्योंकि नॉन डी स्टूडेंट्स भी आते हैं हमारे, जिनका कभी एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं था, तो उनको और हमें ऐसा इक्विलिब्रियम में लाने के लिए थोड़ा बेसिक एक्सपेरिमेंट्स ही थे स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में आने के बाद तुम्हें वो जो इंटरप्रिटेशन हो सब कुछ थोड़ा एडवांस हो जाता है, तो उतना हेक्टिक नहीं रहेगा। इवन इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग इन लैब्स बिफोर कमिंग इनटू द मास्टर्स, इट विल बी वेरी ईजी। वो स्ट्रक्चर इस तरह बनाया है DU ने कि हेल्प होगा। बाकी हम CBCS के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, हमारे पास NEP वगैरह आ रहा है अभी, बट लैब्स वैसे ही हैं। एक्स्ट्रा लैब एक इलेक्टिव पेपर के लिए ऐड हुआ है, उसके बारे में भी हमें कम नॉलेज है, बट लैब्स इजी रहेंगे, इतना फर्स्ट सेमेस्टर में हार्ड नहीं रहेगा। सो देखो ये तो लैब्स का, क्लासेस का और ये पूरा सीन रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप MSc करते हो, MSc इन केमिस्ट्री फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आगे चल के क्या स्कोप रहेगा? मीन्स अगर बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं तो उनका आगे फ्यूचर में उनको क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे उनके पास, और क्या क्या वो कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? मीन्स जैसे यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, या फिर जो टीचर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, वो कितनी हेल्प करते हैं आपको रेफरल देने में, इन द सेंस हम बोल सकते हैं प्लेसमेंट में, इंटर्नशिप में, या फिर आगे चल के PhD करोगे, या फिर बच्चे लाइक DRDO में जाते हैं या फिर अलग अलग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो कैसा आपका यहाँ पर आपको हेल्प रहती है? बेसिकली DU के सिलेबस से जो हमारे नेट और गेट का सिलेबस का पैटर्न है सेम है ना, तो हमें अगर फ्यूचर में नेट या गेट क्लियर करना है तो DU के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो ये अच्छी है बाकी IITओ से, IIT NIT से, ठीक। तो ये है बाकी। और गाइज़ मुझे ये भी मेंशन करना है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है अगर आप MSc और BSc DU से करते हो, लाइक अगर आप प्रेफरेंस में डालते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो यहाँ के बच्चे हैं ना, क्योंकि यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं ना, अगर वो उनको रेफ़र कर देते हैं ना, तो उनके लिए वो बहुत हेल्प। इंटर्नशिप अगर आप DU के प्रोफेसर्स के अंदर कर रहे हो, तो वो आपको बाहर जब आप जाते हो लाइक PhD करने अगर आप जा रहे हो बाहर, तो वो आपको एक रेफ़र करते हैं ना, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होती है आगे PhD करने में भी। और ट्रस्ट मी गाइज़, यहाँ के जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं ना, उन्होंने अपने मास्टर्स या ग्रेजुएशन मोस्टली जितने भी प्रोफेसर्स हैं सब ने DU से की हुई है। तो आपको ये फ़ायदा मिल सकता है आगे चल के कि अगर आप DU के स्टूडेंट हो तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रेफरेंस पे रखा जा सकता है कि आप यहाँ के प्रोफेसर, किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर, एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर भी अप्लाई कर सकते हो, और आपको वहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि आप DU से पढ़े हुए हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग दैट यू कैन एवर हैव बाय बीइंग अ DU स्टूडेंट। और हमारा टाइम टेबल भी इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं था कि हम लोग रेगुलर रह के भी हमारे पास काफ़ी फ्री टाइम था। लाइक सैटरडेज हमारे क्लासेस नहीं होते थे इन फर्स्ट ईयर, एंड इफ़ यू आर अ लकी पर्सन यू विल बी गेटिंग दैट पर्टिकुलर ग्रुप जहाँ आपको वेडनेसडे भी छुट्टी रहेगा। तो रेगुलर क्लासेस के साथ साथ आप अपना प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हो यहाँ पे। और एज सर्वेश ने बोला है ओवरलैप करता है सिलेबस नेट का और DU का, तो MSc के साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन करके क्लियर कर पाएंगे JRF, इट विल बी वेरी हेल्प। सो देखो इस तरीके से आपका पूरा जो कैरिकुलम है, जो पूरी चीज़ें हैं, मतलब कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का वो रहता है। बाकी एनीवन वांट टू शेयर एनीथिंग, कुछ भी अलग से जो भी आपके डिपार्टमेंट का? फिर हम थोड़ी स्टोरीज़ की बात करेंगे जो आपके साथ मतलब स्टोरीज़ रही हैं, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है। कुछ अभी कुछ है एक्सपीरियंस मतलब कि शेयर करने के लिए जो आप ऐड करना चाहते हैं कि जो आने वाले बच्चे हैं उनको पता चले? या गाइज़ ये बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे ना डाइवर्स कल्चर होता है। यहाँ पे मतलब सारे जगह के लोग आते हैं, आपको हरियाणा के लोग भी मिलेंगे, आपको छत्तीसगढ़ के भी लोग मिलेंगे, आपको पंजाब के लोग भी मिलेंगे, तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। लाइक एक सोशल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है और ये बहुत मज़ा आता है। लाइक आप किसी और की लैंग्वेजेस सीख रहे हो तो यही है कि आपको एक डाइवर्स सोसाइटी देखने को मिलती है और बहुत मज़ा आता है। लाइक आप किसी के लैंग्वेज के बारे में जान रहे हो, आप उनके कल्चर के बारे में जान रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा फील कराता है। तो मतलब ये दिस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट यू पीपल कैन हैव बाय बीइंग अ DU स्टूडेंट। और यहाँ के सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। लाइक अगर आप चाहते हो ना कि मतलब अगर डरते हो, अगर आप सीनियर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, चाहे आपको ऐसा लगता है कि सीनियर्स क्या सोचेंगे, रैगिंग होगी या कुछ, गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ कोई रैगिंग एंड ऑल कुछ नहीं होता। यहाँ पे सीनियर्स फ्रेंड की तरह होते हैं जो आपको एकदम हर स्टेप पे हेल्प करेंगे। हम भी सीनियर्स बन चुके हैं, आप देख सकते हैं, ये भी किसी मतलब बच्चों के सीनियर्स ही है, तो ये भी बहुत हेल्पफुल है ऑब्वियसली। तो आपको आपके सीनियर्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। वही एक और कंसर्निंग चीज़ है कि यहाँ पे अनलाइक IITs एंड IISERs यहाँ पे एब्सोल्यूट मार्किंग है, और यहाँ पे जो इंटरनल्स एग्ज़ाम्स जो भी कंडक्ट किए जाते हैं वो हमारे प्रोफेसर्स ही मतलब करेक्शन वगैरह करते हैं। तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन मेंटेन करना पड़ेगा आपको टीचर्स के साथ, ताकि थोड़ा एब्सोल्यूट मार्किंग में थोड़ा हार्ड है, लाइक है ना। PY किसका तो यही है कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं बस वही पढ़ना पड़ेगा, इससे अलावा और कुछ मत पढ़ना, बस हो जाएगा फिर तो। सो इस तरीके से सब कुछ रहता है। और आई थिंक और तो कुछ ऐड करने के लिए है हमारे पास।
और कुछ बताना चाहें हम बच्चों को, या फिर आपके डिपार्टमेंट से अगर कोई बच्चा देख रहा है, कोई टीचर देख रहा है स्पेशली? तो एज सेड एब्सोल्यूट मार्किंग है, तो CGPA का थोड़ा इशू आ सकता है। अगर तुम फॉरेन PhD को टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा CGPA थोड़ा आइडियल रेंज में रखने के लिए जब कन्वर्ट होगा वगैरह। एंड लेट्स से यू आर टारगेटिंग फॉर 2026 फॉरेन PhD, आपको 2025 में ही अक्टूबर के आसपास स्टार्ट करना पड़ेगा आपका प्रोसीजर वगैरह। तो उसके पहले आपके पास इनफ एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, तो इन द फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा रिसर्च एक्सपीरियंस अगर फॉरेन PhD जाना है, वरना लेट हो सकता है। और गाइज वी हैव निहांत हेयर, एक सेकंड निहांत, वी हैव निहांत है जिसने अभी अभी बार्क में अभी भी इंटर्नशिप की है। तो आपको ये ऐसे अभी बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए थे कि इनको बार्क में इंटर्नशिप मिली थी। ऑब्वियसली मुंबई जाके आए, इन्होंने इंटर्नशिप वहाँ पे की है, इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे। तो निहांत प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस। एज सेड मेरा BSc DU से हुआ है, तो CGPA वॉज नॉट मच समथिंग आई कैन लाइक कन्विंस द प्रोफेसर्स देयर कि मैं कर सकता हूँ। तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन किया था रिसर्च, थैंक्स टू द तिरुपति सर। तो उनके लैब में मैं सितंबर से मतलब अप्रॉक्स 5 मंथ्स मैंने रिसर्च एक्सपीरियंस गेन किया। उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया बार्क में एंड आई गॉट सेलेक्टेड देयर इन दिस समर ब्रेक एंड आई एम बैक हियर। मुझे बाद में इसी की तरफ PSU में जॉब मतलब अप्लाई मतलब है इन इंटरेस्ट, तो अकॉर्डिंगली अभी होगा। ओके, सो इस तरीके से एक्सपीरियंस रहता है। तो मतलब कि आप मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में अगर हो, MSc कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छी जगह पर काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स, और इन द सेंस कि काफ़ी जैसे डिपार्टमेंट्स हो गए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप अच्छे से जा सकते हो, बिकॉज आपको एक ड्यू का टैग मिलेगा जो कि बहुत अच्छी आपको रेपुटेशन रहेगी, और उसी के साथ साथ आपको जो प्रोफेसर्स हैं उनकी मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और साथ में देखो पूरा जो यहाँ का डाइवर्स कल्चर रहता है, और उसी के साथ साथ जो पूरा शेड्यूल रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑटोमेटिकली उस फील्ड में उस फ्लो में चले जाओगे कि आप चाहोगे कि हाँ मैं इस फील्ड में जाऊँ, ये सब चीज़ें करना चाहूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन रहेगा कि जैसे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई बेटर ऑप्शन है इससे? आप अगर सजेस्ट करना चाहोगे किसी बच्चे को, इससे अगर ये नहीं मिलेगा या फिर ये मिल रहा है तो इससे भी बेटर ऑप्शन है कोई? देखिए IIT से तो कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। देखो टैग होता है बेसिकली एक IIT का, एक्सप्लोर करने को ज़्यादा मिलता है। तो अगर ऐसा है कि अगर कोई दिल्ली का बच्चा है तो वो अगर BSc कर लिया, उसने IIT एग्ज़ाम दे लिया है, तो वो ऑफ कोर्स IIT दिल्ली जाना चाहेगा या कोई और IIT जाना चाहेगा। बट जितना मैंने सुना है या मेरे फ्रेंड से मुझे पता चला है, ये ऐसा है कि अगर तुम्हें IIT दिल्ली नहीं मिलता है या टॉप 4 IITs नहीं मिलती हैं, तो उसके अलावा जो बाकी IITs हैं उससे ज़्यादा हमें लगता है अच्छा डिपार्टमेंट है अपना DU है, क्योंकि एज सच सिलेबस जो डिज़ाइंड है वो पूरा नेट बेस्ड गेट बेस्ड है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हमारा तो यही एक्सपीरियंस रहा है, हमारे फ्रेंड्स ने भी यही बताया है जितना हमें पता चला है कि ठीक है अगर IIT नहीं मिला तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डिपार्टमेंट है एंड आई थिंक बेस्ट है अगर IIT दिल्ली नहीं मिलता है। ठीक है, दिल्ली नहीं मिला, इट्स ओके, नो नीड टू वरी, डिपार्टमेंट आओ और पक्का नेट तो हो ही जाएगा इसके सिलेबस से नेट। सो ये सब कुछ रहेगा, मतलब कि आप अगर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री आना चाहते हो तो सब आपका यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं बेसिकली, मतलब आपको कह रहे हैं कि आप आ जाओ। बिकॉज देखो आई थिंक सबके चेहरे देख के ये लगता है, और मेरा भी आप देख सकते हो कि हम फंस चुके हैं यहाँ पर, तो हम चाहते हैं कि आप भी फंसो आए यहाँ कर। फंसना इन द सेंस कि देखो अच्छी जगह है, फंसोगे तो ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, मतलब परेशानी तो होगी, बट हाँ आप यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा लेके जाओगे, इतना पॉइंट रहेगा। ठीक है, चलो एनीथिंग एनीवन टू ऐड, कुछ और ऐड करना चाहते हैं? चलो सो अभी देखो, अभी तो हमने सब एजुकेशनल बातें कर ली, अब हम बात करते हैं कोई हम डिस्कस करते हैं कोई ऐसा किस्सा या फिर कोई आपकी ऐसी स्टोरी जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे फ़नी या फिर बहुत ज़्यादा अलग से रही हो कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में आके ये हुआ, हमारे साथ ऐसे हुआ कि हमने कुछ मतलब जैसे फ्रेशर पार्टी हो गया, लाइक कुछ भी आपकी स्टोरी हो गई, आपने कुछ यहाँ पर मतलब कि परफॉर्म किया? नहीं, पहले वो कंपैरिजन वाला पॉइंट पे कि अमॉन्ग द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक HCU, JNU, BHU, DU, वो सब्जेक्टिव आंसर हो जाएगा। अगर तुम्हें हॉस्टल अवेलेबिलिटी प्रायोरिटी रखना है तो HCU वगैरह आपको बेटर ऑप्शंस रहेंगे, बट आपको एडटेक फील्ड की तरफ एक्सपीरियंस गेन करना है मास्टर के साथ साथ, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एक्चुअली एनवायरनमेंट है वो हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव होंगे, तो आप चूज़ करना पड़ेगा आपका रिसर्च एरिया या आपका हॉस्टल अवेलेबिलिटी या एक्सपेंसेस वगैरह। जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं बाहर, हॉस्टल नहीं मिलता सबको, तो अप्रॉक्सीमेटली 11 to 14 हो जाता है एक्सपेंस, 11,000 पर मंथ, बट हॉस्टल होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही डिफेंस हो जाता है। कुछ फनी एक्सपीरियंस शेयर करना। बाकी फनी एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हैं हमारे मिस फ्रेशर से। सॉरी फनी एक्सपीरियंस था। अरे ये सब क्यों डालना है? तो हम जो सारे यहाँ पे लोग बैठे हैं, हम सब CBCS सिलेबस से पढ़े हैं। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में 6 कोर सब्जेक्ट्स थे, हमें सारे पढ़ने थे, लेकिन अब NEP जो आ गए उसमें हमें 3 कोर सब्जेक्ट्स हो गए हैं, तो हमें
इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के एक एक पार्ट उसमें कोर में आ गया। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, क्वांटम केमिस्ट्री एंड स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स, ये 3 सब्जेक्ट हमारे कोर आ गए हैं। बाकी के जो 3 बचे हैं वो हमें चॉइस करने हैं, उनमें से कोई भी दो चॉइस करना है। और हम एक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं या फिर एक हमारा स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, वो हमें लेना है। तो ये चेंज आया है NEP के अंडर। इसकी वजह से थोड़ा टाइम टेबल थोड़ा ऑक्यूपाइड हो गया है, बिकॉज SESC का भी लैब होगा आपका और वो BSc का भी लैब्स होंगे, बट वो 2 आवर्स के होंगे, हेल्पफुल हैं बट ऑक्यूपाइड भी हैं, दैट्स इट। हाँ, सो देखो NEP 2020 आने के बाद 2022 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये लग गया था। तो यहाँ पर मतलब आपके पास ना काफ़ी अच्छी चॉइस रहेंगी। आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हो, मीन्स अब आपके पास ये नहीं रहेगा कि कंपलसरी है कि आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे, फिक्स रहेंगे। काफ़ी सब्जेक्ट में आपके पास चॉइस रहेगी, लाइक आपके पास 3 सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए रहेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी, जैसे ओपन इलेक्टिव्स भी होते हैं यहाँ पर। जैसे पहले क्या होता था, आपको सिर्फ सेकंड ईयर में चांस दिया जाता था कि आप ओपन इलेक्टिव जो अदर डिपार्टमेंट्स है, लाइक फिजिक्स हो गया या फिर जियोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, अदर डिपार्टमेंट्स में सब्जेक्ट चूज़ कर सकते थे। बट अब आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर में भी अदर डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, मीन्स आपको NEP का भी यहाँ पर प्रॉपर बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी तो देखो आपका यहाँ पर जब आप एक बार आ जाओगे या फिर आप और चीज़ें NEP सर्च आउट करोगे, मैंने उससे रिलेटेड भी वीडियोस बना रखी हैं, तो उससे रिलेटेड आपको जो पूरा शेड्यूल है, कैरिकुलम है, सिलेबस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर पता चल ही जाएगा। बाकी देखो कोई चीज़ अगर हम वीडियो में ऐड नहीं कर पाए या फिर हम आपको नहीं बता पाए, हम अभी डिस्कस करते टाइम, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ले सकते हो। हम हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम बाद 1 मंथ बाद या फिर आपके कुछ डाउट्स आते हैं तो हम दोबारा से ऐसे मतलब कि यहाँ पर मतलब कि इकट्ठे होकर आपको यहाँ पर आपके जो डाउट्स है वो सोल्व करेंगे। या फिर हमारा कोई नया एक्सपीरियंस होता है या फिर हमारे में से कोई साइंटिस्ट बन जाता है या फिर बढ़िया वाली प्लेसमेंट लेके बैठता है, तो सबसे पहले हम उससे पार्टी ले लेंगे, फिर हाँ हम इससे मतलब कि वीडियो के थ्रू हम आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर कर लेंगे। सो ये सब कुछ रहेगा। सो और कुछ ऐड करने के लिए है हमारे पास, सब कुछ और बताना है? वैसे आई थिंक सब कुछ ही हो गया, आई थिंक। हाँ, ओके गाइस, तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कैसे होता है, क्या होता है और कैसे आपको कोप अप करना है सब चीज़ों के साथ। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी ऑब्वियसली। और अगर आपको और चाहिए कि हम और ऐसी वीडियोस लेके आए जिसमें आपको और अपने सब्जेक्ट के गो थ्रू करके आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गौरव जी का जो चैनल है आप उसमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए डिपार्टमेंट के थ्रू, या कुछ कैसी भी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए होती है तो आप बता सकते हो। हम और ऐसी वीडियोस लेके आएंगे एंड ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है गाइज। सो थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ देम। थैंक यू बोल दो सारे। थैंक यू। कोई नहीं, थैंक यू आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और उससे आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हम पहले ही आपको वेलकम बोल देते हैं। सो दिस इज़ फॉर ऑल, थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पर मतलब कि वीडियो में ऐड होने के लिए। सो दिस इज़ फॉर ऑल दिस वीडियो। सो वी ऑल आर दी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, आई एम फ्रॉम द फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो ये सब कुछ रहता है, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कैंपस टूर भी कराया। बाकी कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड येस, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू सानिया व्लॉग्स। थैंक यू सो मच।